अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 29 जुलाई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रोज हम सारे करंट अफेयर को एक एक करके बहुत ही डेप्थ में जाकर समझते हैं, इसलिए सेशन भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसा कि आज मैंने कमेंट देखे, काफी पॉजिटिव कमेंट मुझे देखने को मिले और सभी का ऑलमोस्ट कहना है कि सर सेशन थोड़ा बड़ा भी होगा तो चलेगा, लेकिन देखिए हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 30 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो इतना तो हमको लेकर चलना पड़ेगा। कभी हो सकता है थोड़ा सा 2-3 मिनट बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, लेकिन हम पूरे करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। यही क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में कहीं भी देखने को मिलेंगे, मतलब हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल है। आज मैंने किसी के कमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, आज कल या परसों के सेशन में हम फिर से कमेंट लेंगे, जो भी उचित लगेंगे वो। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि कल का सेशन वैसे भी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया था कमेंट के कारण। तो आइए आज फटाफट हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे हम इसको बोल सकते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में टाइगर या बाघ संकटग्रस्त प्रजाति है, आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में शामिल है, और भारत में भी आपको पता है क्या हाल है बाघों का। बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है और बहुत ज्यादा मृत्यु भी इनकी होती है। इनके अगर 4 बच्चे हो रहे तो संभावना केवल 25% ही है जीवित रहने की, मतलब एक ही बच्चा जीवित रहेगा, 3 कहीं ना कहीं युवावस्था से पहले ही मारे जाते हैं। तो ये एक डेटा है, एक रिपोर्ट है। तो टाइगर के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को सबसे पहली बार 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, टाइगर समिट। ठीक है, यहां पर घोषणा की गई थी कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तब से लेकर हर साल 2010 से इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जा रहा है? यह मनाया जा रहा है 29 जुलाई को। उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना और लोगों को इसके लिए अवेयर करना। आपको पता है समय समय पर टाइगर को काउंट भी किया जाता है, इसके लिए टाइगर रिपोर्ट आती है ना। 2022 में आखिरी बार टाइगर रिपोर्ट जारी की गई थी। देखिए 4 साल में एक बार टाइगर की गणना की जाती है। 2023 में रिपोर्ट आई थी, लेकिन यह टाइगर रिपोर्ट 2022 की थी। ठीक है, यहां पर बहुत अच्छा एनिमेशन लगाया हमारी टीम ने, दौड़ता हुआ शेर। तो टाइगर रिपोर्ट की बात करते हैं 2022 की, तो इंडिया में 3167 टाइगर देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर? तो सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे हमको मध्य प्रदेश, 785 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब मर गए हैं क्योंकि मृत्यु दर भी टाइगरों की सबसे ज्यादा एमपी में। लेकिन देखिए काउंट करेंगे तब हम नया डेटा बता पाएंगे, अभी तो हमको 2022 का डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है 785। सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटका 563, और उत्तराखंड में देखें तो 560। सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य प्रदेश, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे से है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है। इजी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने शंकुला टनल का वर्चुअली शुभारंभ किया है, आधारशिला रखी है। शंकुला टनल किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली है? तो शंकुला टनल की बात करना ना, तो लद्दाख के शंकुला दर्रे में इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। यह 2 प्लेसेस को जोड़ेगी, 2 राज्यों को जोड़ेगी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। शंकुला टनल, यहां पर आप एक रूट देखेंगे जो कि लद्दाख से शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश राज्य तक जाता है। ये इसी रूट पर लद्दाख के शंकुला क्षेत्र में या दर्रे में शंकुला टनल का निर्माण किया जाने वाला है। किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को यह टनल जोड़ने वाली है। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके आसपास के जो भारतीय गांव या क्षेत्र है वहां पर सड़क निर्माण के काम के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसके द्वारा प्रोजेक्ट योजक के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। ओके, ये जो टनल है शिंकुला टनल हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली से लद्दाख की जास्कर वैली को जोड़ने वाली है। ठीक है, टनल की हाइट की बात करें, ऊंचाई, तो ये ऑलमोस्ट 14,000 फीट ऊंची देखने को मिलती है। और शिंकुला दर्रे की बात करें पर्टिकुलर तो ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, शिंकुला दर्रा, और टनल 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुल लंबाई टनल की कितनी होगी, तो शिंकुला टनल की टोटल लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर। आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है। ओके, 4.1 किलोमीटर शिंकुला टनल की लंबाई होने वाली। देखिए, टनल हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से लद्दाख के जास्कर क्षेत्र को जोड़ेगी, यह मैं आपको बता चुका हूं। पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर इंडियन आर्मी की पहुंच आसान करने में बहुत ही मददगार होने वाली है यह टनल। ठीक है, तो टनल का निर्माण किया जा रहा है कहां पर, किन दो क्षेत्रों को जोड़ेगी, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। स्टेट याद रखना, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। पर्टिकुलर क्षेत्र पूछे तो लाहौल घाटी से जास्कर घाटी को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए कोर्स ऑफ द डे बता देता हूं। ठीक है, तो आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री, यहां पर देखिए काफी नॉमिनल चार्जेस में है। आज का प्राइस है आपका काफी कम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है उन सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इस इंडियन हिस्ट्री के क्लास में अवेलेबल है विथ पीडीएफ और टेस्ट। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायलैंग्वेज है तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉमिनल चार्जेस हैं। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा, पर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डन, आगे आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल है, तो देखिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बात करें, इसे कहा जाता है शासी निकाय या फिर शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल। इसमें शामिल किया जाता है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के सीएम और जो यूनियन टेरिटरी हो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे किसी भी बैठक की। 27 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है इसकी 9th मीटिंग का आयोजन किया गया। और इस मीटिंग में नॉर्मली विकसित भारत 2047 जो लक्ष्य सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, वैसे आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि गवर्निंग काउंसिल का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सहभागिता को बढ़ावा देना, सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आबादी के लिए एक क्वालिटी जीवन को डेवलप किया जा सके, जहां पर हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी पर पर्टिकुलर ध्यान दिया जा सके। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है पीएम, राज्यों के सीएम और अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। तो यह है गवर्निंग काउंसिल की 9th मीटिंग, नीति आयोग के अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री ने। ठीक है, उद्देश्य आपको पता चल गया कि भैया उद्देश्य क्या है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल किया जाता है उनकी बात करें तो जो हमारे ऑप्शन में थे वो तो ठीक है, उसके अलावा भी देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्योंकि अध्यक्ष है, लेजिस्लेचर वाले जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है उनके सीएम, चाहे फुल स्टेट हो या यूटी हो, उनके सभी सीएम पार्टिसिपेट करते हैं। अन्य यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहां पर लेजिस्लेचर नहीं होगी तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। नीति आयोग के जो पदेन सदस्य हैं वो और डिप्टी चेयरमैन ये सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शासी निकाय या गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं और ऐसे सदस्य जिनको स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है तो वो भी नीति आयोग की
गवर्निंग काउंसिल में शामिल किए जाते हैं। नीति आयोग में आपको स्पेशली 3 मोस्ट पद के बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो हमेशा पीएम होते हैं। अभी नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो ये BVR सुब्रमण्यम है। इन 3 पोस्ट को याद रखिए, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखें। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? बिम्स्टेक की बात करें शॉर्ट में तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आसपास जो देश है उनका एक संगठन है बिम्स्टेक। इनके जो सुरक्षा प्रमुख हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी चीफ आप बोल सकते हैं, अभी इंडिया में कौन है पता है? अजीत डोभाल 3री बार नियुक्त हुए हैं। 2014 से अजीत डोभाल ही भारत के सुरक्षा प्रमुख है। तो बिम्स्टेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन हाल ही में म्यांमार की कैपिटल नेपिदा में किया गया, म्यांमार में। तो भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट करेगा बता सकते हो? भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहां पर कौन? जो अजीत डोभाल हैं वो, क्योंकि ये सेक्रेटरी चीफ है भारत में, वर्तमान में सुरक्षा प्रमुख के पद पर हैं। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक का आयोजन म्यांमार की राजधानी नेपिदा में किया गया। और भैया सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी क्योंकि सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है। बिम्स्टेक की बात करो कि बिम्स्टेक क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसे शॉर्ट में बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है। कौन से देश सदस्य होंगे? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, ये सभी जितने भी देश हैं वो आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक साथ आते हैं और एक संगठन बनाते हैं। इसका नाम है बिम्स्टेक। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के सुरक्षा प्रमुखों की 4थी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? म्यांमार की राजधानी नेपिदा में। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता इस साल इंडिया के हाथ में, तो किसे सौंपी गई? भारत को। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत अध्यक्ष है भाई एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का। उद्देश्य क्या है? तो एशिया के जितने भी क्षेत्र, जितने भी देश है, उनमें डिजास्टर किसी भी प्रकार का, बाढ़ हो, भूकंप हो, किसी भी प्रकार के डिजास्टर के प्रभाव को कम करने के लिए इंडिया काम करने वाला है। इंडिया अध्यक्षता करेगा इन सभी देशों की जो कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के सदस्य हैं। तो अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास है। ठीक है, यह संस्था एशियाई क्षेत्र में सभी देशों में भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ या किसी भी प्रकार के डिजास्टर के प्रबंधन, मैनेजमेंट के लिए काम करती है और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। अभी अध्यक्षता किसके पास? इंडिया के पास। भारत सरकार ने मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मार्च 2027 तक भारत में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। आपको पता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं उपलब्ध होती है किसी भी डिसीज के लिए। तो गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि मार्च 2027 तक भैया हम ऐसे 25,000 नए औषधि केंद्र का निर्माण करेंगे। ये जो योजना है ना, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से 2008 में शुरू की गई थी। नाम क्या है योजना का? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में शुरू की गई थी। भारत में अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी वाली जेनेरिक मेडिसिन, दवाइयां उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, काफी पुरानी योजना है। तो अब इस योजना के तहत आगे बढ़ाते हुए यह घोषणा की गई कि मार्च 2027 तक 25,000 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे इंडिया में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको यहां पर यह क्लियर होना चाहिए कि सीआरपीएफ, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 27 जुलाई को। 2024 में 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 86वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। 86, कौन सा? 86। पूरी डिटेल जाने, पूरी डिटेल जानना पड़ेगी, ठीक है। तो जानते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्या है? भारत का एक अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है। 27 जुलाई 2024 को इसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। सबसे पहली बार इसकी स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी 27 जुलाई 1939 में, लेकिन तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर गठित हुई थी। आगे चलकर जब भारत आजाद होता है तो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लाया जाता है, और इस अधिनियम के अधीन ही यह जो सुरक्षा बल है, जो कि पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, इसको नया नाम दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सीआरपीएफ। लेकिन पहली बार स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, इसीलिए सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस है वो 27 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2024 में 86वां स्थापना दिवस मनाया गया सीआरपीएफ का। यह जो पुलिस बल है, ठीक है, केंद्रीय जो पुलिस बल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन है, और वर्तमान में अनिश दयाल सिंह इस संस्था के हेड या चीफ के पद पर हैं। किसके? सीआरपीएफ के। 27 जुलाई को 2024 में 86वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया सीआरपीएफ का। आगे आइए, किस राज्य के पूर्व सांसद थिरुमास्टर मंथन का निधन हो गया? तो थिरुमास्टर मंथन, इनकी बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के नेता थे। हाल ही में थिरुमास्टर मंथन का निधन हो गया है लंबी बीमारी के बाद, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य में अगर हम लोकसभा टेरिटरी देखें, लोकसभा क्षेत्र देखें, तो ये नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, से 2 बार सांसद रहे हैं लोकसभा के। कौन? थिरुमास्टर मंथन। हाल ही में इनका निधन हो गया। सामाजिक कार्यों के लिए भी इन्हें काफी प्रसिद्धि थी तमिलनाडु के एरियाज में। तो थिरुमास्टर मंथन बीजेपी नेता है, बीजेपी के लोकसभा सांसद थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। वैसे कुछ और ऑबिटरीज की बात करें, कुछ और निधन की बात करें, तो एक प्रभात झा, ये भी बीजेपी के पूर्व सांसद रहे, इनकी भी मृत्यु हुई है, हाल ही में निधन हुआ है। और एक मराठी राइटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक मराठी राइटर हैं फ्रांसिस डी ब्रिटो, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। नाम अंग्रेजी लग रहा है आपको, पर ये मराठी भाषा के राइटर है, ठीक है, फ्रांसिस डी ब्रिटो, हाल ही में निधन हुआ, मराठी भाषा के राइटर। तीनों को याद रखिएगा इसमें से, क्योंकि भाई ये राइटर हैं तो इनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्विलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया? तो स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्विलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट, इसे जारी किया है यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को। देखिए, स्त्री और पुरुष के मध्य में गेम्स में जो भेदभाव है, क्या कारण है भाई? एक तो ये चीज बताइए, क्यों इतनी ज्यादा इनइक्विलिटी देखने को मिलती है, इसके बारे में बताया है। इक्विलिटी क्यों नहीं है, और साथ ही साथ उपाय भी बताएं कि उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्विलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट्री के नाम से यूनेस्को ने हाल ही में जारी की है। डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यूमेंट है उसमें गेम्स में महिलाओं की बहुत ही कम भागीदारी को उजागर किया गया कि भैया गेम्स में महिलाओं की बहुत ही कम भागीदारी है, और कारण क्या ये भी बताया, उपाय क्या है ये भी बताया, ठीक है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्स में जेंडर आधारित स्पोर्ट्स पॉलिसीज और कार्यक्रम बनाने पर मार्गदर्शन भी दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम भी बताई और सोल्यूशन भी बताया। देखिए, पहले बात करते हैं की पॉइंट्स क्या क्या लिए यूनेस्को ने स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्विलिटी गेम प्लान में। तो देखिए, इसने सबसे पहले सेक्सुअल एब्यूज के बारे में बताया इस रिपोर्ट में। इसमें कहा है कि भैया 21% फीमेल एथलीट्स
और 11% मेल एथलीट्स बचपन में खेलों के दौरान कभी ना कभी सेक्सुअल एब्यूज हुए हैं। सेक्सुअल एब्यूजमेंट का सामना किसी ना किसी समय इनको करना पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खेलों से ड्रॉप पॉइंट या ड्रॉप आउट की भी बात की है, जैसे 49% लड़कियां किशोरावस्था के दौरान खेल कंपटीशन में भाग लेना छोड़ देती है, यह अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बताया। और यह जो आंकड़ा है लड़कों की तुलना में 6 गुना अधिक है। हम हमारी सोसाइटी में भी देख सकते हैं यही प्रॉब्लम है। इनइक्विलिटी के बारे में भी बताया कि भैया जो फीमेल प्लेयर हैं और मेल प्लेयर हैं उनमें जो उनको पैसा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेल प्लेयर को ज्यादा पैसा दिया जाता है, फीमेल प्लेयर को कम पैसा दिया जाता है। और लैक ऑफ फीमेल लीडरशिप के बारे में ही बताया कि भैया खेलों में कहीं ना कहीं खेलों की जितनी भी संस्था है उसमें हमको फीमेल लीडर कम देखने को मिलती है। जैसे 2023 में विश्व के केवल 30% सबसे बड़े स्पोर्ट्स फेडरेशन की प्रेसिडेंट फीमेल थी। 30%, 70% मेल्स का कब्जा था, यह बताया। अब जैसे कुछ उपाय बताएं भाई, कुछ की टिप्स भी दिए कि कैसे बचा जा सकता है। तो स्पोर्ट्स मीडिया के माध्यम से लोगों को भैया अवेयर किया जा सकता है कि भैया स्त्री पुरुष दोनों में क्षमता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स लीडरशिप, गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए और गेम्स में जेंडर वॉयलेंस के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनली मिलकर काम करना चाहिए। यह बताया है यूनेस्को ने अपनी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्विलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट। किसने जारी किया? यूनेस्को ने। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? इंटरेस्टिंग। आप सभी को पता है पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है ना। अभी उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, काफी बार बता चुका हूं। फ्लैग बैरियर कौन थे? पीवी सिंधु, अंचत शरद कमल, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहला जो गोल्ड है ना वो किसने जीता है? जो सभी को सभी जानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, चाइना। ठीक है, पहला गोल्ड लेकर आई है चाइना की टीम। कौन सी? शूटिंग टीम। ठीक है, चाइनीज टीम शूटिंग के 10 मीटर राइफल मिक्स्ड इवेंट में, जो चाइनीज शूटिंग टीम है वो 10 मीटर राइफल मिक्स्ड इवेंट में चैंपियन बनी है। और पहला गोल्ड पेरिस ओलंपिक का 2024 में चाइना की शूटिंग टीम लेकर आई। इस कंपटीशन में, इस इवेंट में दूसरे स्थान पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहा सिल्वर मेडल के साथ, और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड किसने जीता? चाइना ने। डन, इजी था। तो 29 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे, एक एक फैक्ट को समझा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर ये सीरीज इसके लिए काफी सराहना की है कि सर आप लास्ट डे की एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उससे काफी हेल्प मिलती है। तो ये चलता रहेगा। इसके बाद भी काफी सारे कमेंट मैंने देखे, नए नए आइडियाज थे, उनको मैं आगे चलकर इंप्लीमेंट करूंगा डेली करंट अफेयर में, डोंट वरी। ठीक है, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आइए, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराईदेव मोईदाम किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के असम राज्य में। सही है, ओके। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो यह 33वां संस्करण है जिसकी अभी हमने बात की थी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह में शुरू की गई? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहां पर? महाराष्ट्र में। इसके बाद हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है। इसके तहत अब कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो 7.5 लाख रुपए तक का ऋण केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा स्किल कोर्सेस के लिए युवाओं को। हाल ही में टाइफून गैमी किस महासागर में आया है? तो ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में देखने को मिला। चाइना काफी प्रभावित हुआ इससे। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन? तो कौन है ये है शाहरुख खान। ओके। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आयोजित की गई लाओस।
सही है। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर समझौता किया है? तो यह एग्रीमेंट हुआ है भारत और अमेरिका के साथ, है ना, इंडिया और अमेरिका। अगला क्वेश्चन आ गया, पढ़ो तो भैया, क्या है? हरगोविंद सिंह धारीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो हरगोविंद सिंह धालीवाल तो ये अंडमान निकोबार के डीजीपी नियुक्त किए गए। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? हाल ही में किस राज्य में श्री मचेल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत की गई? कहां पर? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। डन। मिड वीडियो में आज तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं हम, लास्ट डे के सेशन के आंसर ले लेते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत मेडल टेली में कौन से स्थान पर रहा? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत मेडल टेली में चौथे स्थान पर था। 107 मेडल हमने अपने नाम किए थे। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी? तो अजंता की गुफाएं, 1983 भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, अजंता की गुफाएं 1983। वैसे याद रखिएगा ये 1983 में 4 प्लेसेस को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पहली मानी जाती है अजंता की गुफाएं। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, ये 4 प्लेसेस हैं जो कि 1983 में भारत के पहले 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। पहली अजंता की गुफाएं, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको पता है अभी हाल कुछ समय पहले 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। महिलाओं को लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 आरक्षण दिया गया है। कितना? 1/3 लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में। ओके, क्लियर है। अब कल के लिए आज आपको कमेंट करना है इन क्वेश्चन का। ध्यान से सुनिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा और आपके जो भी क्वेरी है ड्रॉप आउट कीजिए कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लगातार कमेंट पढ़ता हूं, किसी दिन फिर मैं सारे कमेंट इंक्लूड करके आपकी क्वेरी एक साथ सॉल्व कर दूंगा। ओके, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया? नीलगिरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? और थर्ड, कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना? तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस करंट अफेयर में डिस्कस किए और आई थिंक जुलाई मंथ में ही डिस्कस किए, तो इजीली आंसर कर पाओगे। कमेंट में आंसर कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगेन इन्फॉर्म कर देता हूं कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। ओके, क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली करंट अफेयर की डाउनलोड कर लो और पढ़ो मजे से। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।